नमस्कार, मैं सुमन श्रीवास्तव आर्गन इंटर कॉलेज झांसी के प्रधानाचार्य हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के विषय अर्थशास्त्र कक्षा 11 के पाठ्यक्रम अध्याय 3 के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी उस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि इसके पहले स्वतंत्रता के पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति पे हमने चर्चा की थी और बच्चों आपको काफ़ी विस्तार से बताया था कि स्वतंत्रता के पूर्व हमारे भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। और आज इस परिचर्चा में हम आपसे बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की अवस्था या स्थिति क्या थी। क्या कोई फर्क था, कोई परिवर्तन हुआ, कोई क्रांति आई, इत्यादि अनेक जिज्ञासाओं का समाधान हम लोग आज यहाँ ढूंढेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज़ाद होने के पहले भारत बहुत सी चुनौतियों से जूझ रहा था। भारत के सामने समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। अब ऐसे में भारत स्वतंत्र तो हो गया, आज़ाद तो हो गया, अब इन चुनौतियों का सामना वो कैसे करे। हमारे जो भी राजनीतिक नेता थे उनके सामने बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो ऐसे में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार हेतु योजना बनाई गई। इसको कहा गया योजनाकार। अगर हम इसको बहुत विस्तार से बताएंगे तो ये बहुत बड़ा इतिहास आपके सामने रखना पड़ेगा। तो इसलिए केवल हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से केवल मुख्य बिंदु पर ही विचार करेंगे बच्चों, और आपको बताएंगे कि जो आर्थिक सुधार के लिए भारत सरकार ने जो प्रथम कदम उठाया उसमें इन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना को पंचवर्षीय योजना का नाम देने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे पहले बहुत छोटे से रूप में हम ये जान लें कि ये योजना क्या थी, ये योजना का समय क्या था। तो हम आपको बताएंगे एक योजना आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का क्या स्वरूप था बहुत संक्षेप में हम आपको यहाँ चर्चा कर लें। सबसे पहले 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। 47 हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद योजना आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को बनाया गया। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। और इसकी जो कार्यकारिणी थी, इसको देखने के लिए, इसको वॉच करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन भी बनाया गया था। तो इस तरह से संक्षेप में एक योजना आयोग बनाया गया। इसने पंचवर्षीय योजना बनाया ताकि हम अपने देश के संसाधनों का उपयोग करके उसका विकास कर सकें, उसका उपभोग कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास आया योजना का। जैसा कि हम शब्दों से पता चल रहा है कि पंचवर्षीय योजना यानी साफ स्पष्ट है 5 वर्ष की कोई योजना होगी, ऐसी कोई योजना बनाई जाएगी जो आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद होगी और वो 5 वर्ष तक चलेगी। अब हम ये देखेंगे क्योंकि बच्चों क्या है, इस पंचवर्षीय योजना की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उत्तर प्रदेश बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न इसी पंचवर्षीय योजना से पूछे जाते हैं। साथ ही जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जब भी हम किसी सेवा के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो इस पंचवर्षीय योजना से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके संक्षेप में इनके सभी काल के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई
ये कैसे आरंभ होती गई और कहाँ खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत संक्षेप में हम लेके चलेंगे, बहुत आसान है, तो इसको आप कदम बार कदम समझते चलिए। तो पहला स्टेप क्या था, योजना काल बनाया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई बच्चों? 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, जो कब तक चली? 31 मार्च 1956 तक चली, यानी 31 मार्च 1956 तक चलने वाली एक पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जो 1 अप्रैल 1951 को आरंभ की गई। ये योजना जो थी, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी? इसका लक्ष्य था कि हमें कृषि पर विकास करना, हमको कृषि बढ़ाना है और हमको कृषि का विकास करना है, जिसका विकास दर था 2.1%, लेकिन इस काल में जो हमें प्राप्त हुआ बच्चों, वो 3.6% ही प्राप्त हुआ था। और इस काल में जो काम किए गए इस पंचवर्षीय योजना में, अब आप ये देखें कि किस तरह भारत अपनी दुर्दशा से कैसे दुर्दशा को दूर करता जा रहा था और कैसे अपनी दशा को सुधारने में लगा हुआ था। तो इस समय जो काम हुए, जो वर्क हुए, भाखड़ा नामक बांध बना, हीराकुंड बना, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। इस तरह इस पंचवर्षीय योजना में हमें ये परिणाम प्राप्त हुए। अब आई दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल था बच्चों 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसका योजना काल था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल समय ये था। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी प्राथमिकता क्या थी? औद्योगिक विकास करना। कृषि पे तो हमको विकास करना ही था, उस पर ध्यान देना ही था। अब साथ ही उद्योगों पर भी ध्यान सरकार का गया। अब हमको उद्योग को भी बढ़ावा देना होगा, जिसका विकास दर लक्ष्य जो था वो 4.5% था, किंतु इस काल में जो परिणाम हमें प्राप्त हुए बच्चों, वो 4.2% प्राप्त हुए थे। और इस काल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, राउरकेला भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई और भारत सहायता क्लब बनाया गया, जिसके द्वारा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। अब आता है हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 इसका समय था। इसकी मुख्य प्राथमिकता या उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता पर बल देना, मनुष्य व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर हो, यह मुख्य उद्देश्य रखा गया। कृषि पर बल दिया गया, इसको कृषि को विकसित करना था और उद्योग को विकसित करना था। इसका विकास दर लक्ष्य क्या था? 5.6%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 2.8% ही हमको इसके परिणाम प्राप्त हुए थे। और बच्चों हम आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हुई थी हरित क्रांति आरंभ हुआ। हरित क्रांति पर, हरित क्रांति माने कृषि पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया। और इसी में इस योजना को थोड़ा गंभीरता से आप लोग समझिएगा। इसी समय 1962, जबकि इसका समय कितना था? 66 तक था, लेकिन इसी योजना काल में बच्चों 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। इसी काल में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसी काल में सूखा भी पड़ गया, जबकि प्राथमिकता क्या थी? हरित क्रांति पर थी। लेकिन इस समय ये दिक्कतें हमारे सामने आई, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और सूखा भी पड़ गया। तो निष्कर्ष क्या निकला? ये पूरी जो योजना थी, इसमें दिक्कत क्या आई? हमारा जो विकास
लक्ष्य था वो धीमा हो गया। जिस तेजी से हमें आगे बढ़ना था वो तेजी हम यहाँ अपना नहीं पाए और इस तरह 1966 से 69 तक केवल 3 वर्षों के लिए ही योजना बन पाई। जो पंचवर्षीय योजना थी वो 3 वर्षों के लिए। इस प्रकार अब आई चौथी पंचवर्षीय योजना। अब इसको हम समझेंगे। ये 1 अप्रैल 1969 यानी 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 1973 तक चली। इसकी प्राथमिकता क्या थी? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल। फिर उसी लक्ष्य को लिया गया कि हम आत्मनिर्भरता पर बल देंगे और आत्मनिर्भर नागरिक को बनाएंगे। कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया गया। कृषि पर तो देना ही देना था, भारत कृषि प्रधान देश था, तो उस पर हमको ध्यान देना ही था। D.R. गाडगिल द्वारा तैयार की गई ये योजना थी। D.R. गाडगिल उस समय उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के और उन्होंने इस योजना काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका विकास दर लक्ष्य था 5.7%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 3.4%। इस समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कि 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था इसी काल में और इसरो की स्थापना भी इसी काल में, इसी पंचवर्षीय योजना में यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब आते हैं हम 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों 1 अप्रैल 1974 से आरंभ होकर 31 मार्च 1978 तक चली। इसकी प्राथमिकता क्या थी? गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करना। दूसरा आत्मनिर्भरता जो अभी चला आ रहा है पिछली योजनाओं से। गरीबी हटाओ का नारा बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना काल में दिया गया, तो आप बताएंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर इस पे विशेष ध्यान दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना पर गरीबी पर और बेरोजगारी पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है और समय से पहले ये योजना समाप्त हो गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में कि जो 5 वर्ष की योजना इसको निर्धारित किया गया था बच्चों, ये समय से पहले खत्म हो गई थी। इसका कारण क्या था कि 4 वर्ष तक तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का राज्य चला, उनकी सरकार थी, लेकिन उसके बाद ही जनता पार्टी आ गई और श्री मोरारजी देसाई जी का सरकार आ गई और उनका परिचालन शुरू हो गया। तो इस कारण ये पूरी पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल तक नहीं चल सकी। और इसी में मिर्डल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया, एक प्लान बनाया जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान। ये भी प्रश्न आता है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में दिखाई देता है या किस पंचवर्षीय योजना में मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में मिलता है। इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम किए गए? सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया कि नाबार्ड की स्थापना की गई। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म बच्चों क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है यूपी बोर्ड में या बहुत से कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो ये आपको ये नाबार्ड, इसको तो आप अच्छी तरह से अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लीजिएगा कि नाबार्ड क्या चीज़ है, ये किस पंचवर्षीय योजना में आया और इसका फुल फॉर्म क्या है। अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको कंठस्थ कर लीजिए। और 1975 में एक योजना आई जिसको कहते हैं गरीबी हटाओ अभियान भी शुरू किया गया। TPY गरीबी हटाओ अभियान के तहत इस पे लागू किया गया। तो अगर हम देखें अभी पिछली योजनाओं को चलते हुए
तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना बड़ी महत्वपूर्ण थी, ज्ञान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसको आगे फॉलो किया गया। अब हम आए 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985, और इसकी प्राथमिकता क्या थी? फिर वही आ गया, गरीबी निवारण, आर्थिक विकास। बच्चों, हम आपको यहाँ थोड़ा सा अपने विषय से हट रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व हमारी दशा क्या थी और आज हमारी दशा क्या है। मानते हैं कि कुछ परिवर्तन हुए, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लेकिन ये जो बार बार ये जो गरीबी शब्द आता है, ये आप देख रहे हैं, ये गरीबी निवारण, ये ऐसा है जो पीछे हमारे लगा हुआ है, हमारे भारत के पीछे लगा हुआ है, जो भारत का पल्ला छोड़ने को राजी नहीं हो रहा है। ये तब से चल रहा है, स्वतंत्रता के पूर्व गुलामी से, और आज हम आज़ाद हो गए हैं, और आज़ाद हुए हमको 70-71 साल हो गए, और लेकिन ये निवारण हो ही नहीं पाया है, और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो आप ये देखिए कितनी दुर्दशा है हमारे भारत की कि ये शब्द हम अपने देश से नहीं हटा पा रहे हैं। और फिर वही 6वीं पंचवर्षीय योजना में, ये तो कब था? 1985-1980 की हम बात कर रहे हैं, और आज क्या चल रहा है? 2020-21। ये सत्र हमारा 2020-21 का है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हम वहीं के वहीं गरीबी का पल्ला लिए खड़े हुए हैं। तो ये बड़ी विडंबना है भारत के लिए। तो आप ये देखिए, इसमें भी 6वीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी निवारण और आर्थिक विकास लागू किया गया, ये लक्ष्य रखा गया। और इस समय काम किए क्या हुए? इसमें IRDP, NREP, TRYSEM ये सब बनाए गए, और जिसके तहत विकास की संकल्पना ली। तो इसका मतलब क्या था? IRDP का इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी तरह NREP का क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी स्वरोजगार देने के लिए इसकी व्यवस्था की जा रही थी। और ट्रेसमी का मतलब था ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार, यानी इसमें आप ये देखें, इस 6वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से स्वरोजगार पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी दम लगा दी थी। अब इसका परिणाम आगे हमको 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? अब हम 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। बच्चों, अब हम आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना पर। अभी तक हमने 6वीं पढ़ी, अब हम 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या स्थिति थी उसको जानेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। ये पंचवर्षीय योजना 7वीं जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसका मुख्य उद्देश्य था। बच्चों, ये बहुत अच्छे से आप जान लीजिए कि इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन का नारा दिया गया था, इस पर बल दिया गया था और इस पर ध्यान दिया गया था कि प्रोडक्शन को हम अधिक से अधिक बढ़ा सकें। इसके विकास दर लक्ष्य रखा गया था 5%, प्राप्ति हुई थी 6%। आपको इसी से समझ में आ रहा है कि लक्ष्य कम था और हमें ज्यादा प्राप्त हुआ, तो साफ हम कह सकते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही। इसमें काम क्या किया गया? सबसे पहली बात तो क्या थी कि गरीबी के मापन के लिए लकड़वाल समिति के द्वारा गरीबी के मापन को आंका गया, उसको नापा गया। दूसरी जवाहर रोजगार योजना भी इसी काल में, इसी अवधि में आई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार पर बल दिया गया, उसने उसकी योजना बनाई गई। इसी बीच 2090 और 91 में योजना अवकाश हो गया और फिर 91-92 में केवल 1 वर्ष की
योजना बनाई गई थी, जिस कारण जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1992 से आरंभ हुई और 31 मार्च 1997 तक इसकी अवधि रही। अब इस 8वीं पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? इसमें भी रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता ये लक्ष्य रखा गया था। और इस समय काम क्या क्या हुए थे? प्रधानमंत्री रोजगार योजना बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और एलपीजी सिस्टम को इसी में वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट संस्था, इन सब पर अधिक बल दिया गया। इसका लक्ष्य जो था विकास का वो 5.6 रखा गया था, और जबकि हमें प्राप्त हुआ था 6.8%। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी 8वीं भी जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी लगभग ठीक गई। अब आते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल था, समय अवधि थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी? किस पर बल दिया गया? मानव विकास पर, न्यायपूर्ण वितरण पर और समानता पर। ये थोड़ा सा हट करके था। इस योजना में मनुष्य की समानता, मनुष्य की न्यायपूर्ण वितरण पर, उनके काम के न्यायपूर्ण वितरण पर विशेष बल दिया गया और मानव विकास पर विशेष बल दिया गया। इसका विकास का लक्ष्य रखा गया 6.5% और जबकि हमें प्राप्त हुआ था 5.5%। ये एक्चुअल क्या है? इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक मंदी आ गई, जिसके कारण ये 9वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। हुआ क्या? अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण ये योजना असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आई। इसका काल था, इसका समय था 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी को दूर करना ये मुख्य उद्देश्य रखा गया। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि अगले 10 वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, ये था। और इसका विकास दर लक्ष्य क्या था? 8% और हमें प्राप्त हुआ था 7.7%। उसके बाद 9वीं के बाद 10वीं के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आई। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास दर था कि अधिक से अधिक हम विकास समावेशी रूप में कर सकें। इसकी मुख्य लक्ष्य, विकास दर का मुख्य लक्ष्य क्या था? 9% था और हमें प्राप्त क्या हुआ था? 7.9 यानी 7.9% हमें प्राप्त हुआ था। इस काल में क्या काम किए गए? आम आदमी बीमा योजना बनाई गई, राजीव आवास योजना बनाई गई और मुख्य था बच्चों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इन सब का निर्माण, इन सब की योजना इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारत में परिवर्तन नजर आता चला जा रहा है। पंचवर्षीय योजना प्रथम से लेकर के अब हम 11वीं तक आ गए और हमें काफ़ी अचीवमेंट्स मिले, काफ़ी योजनाओं में बढ़ोतरी दिखाई दी। फिर अंतिम जो योजना थी पंचवर्षीय योजना की वो थी 12वीं। इसका समय था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। 2017 तक बनाई गई थी लेकिन 2017 तक ये चली नहीं। कारण क्या था हम अभी आपको बताते हैं। इसकी प्राथमिकता भी 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरह तीव्रतम एवं समावेशी विकास दर को बढ़ाना था। और लेकिन 2017 के पहले ही 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, इनकी सरकार ने सत्ता संभाली, जिसके कारण जो योजना आयोग चल रहा था उस योजना आयोग को समाप्त करके उसके जगह नीति आयोग नाम निर्धारित करते हुए
नीति आयोग की स्थापना की गई। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको खूब अच्छे से आप ध्यान से समझिएगा कि ये नीति आयोग क्या है। इंपॉर्टेंट हम आपको दिए दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में इसकी संकल्पना रखी गई, लेकिन ये 2017 में लागू की गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2014 तक ही थी। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, हमारे प्रधानमंत्री बदल गए और जिसके कारण योजना आयोग नाम हटा करके नीति आयोग रख दिया गया। और क्यों रखा गया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसके मुख्य उद्देश्य थे सहकारी संघवाद स्थापित करना, राज्यों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना, शैक्षिक शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहन देना, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण पर एकाग्रता रखना। तो इस प्रकार से इन उद्देश्यों के साथ नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इसका कार्यालय आपको पता है दिल्ली में है। और अब आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि आज वर्तमान समय में इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। तो हम आपको बता दें, जब योजना आयोग के नाम से चल रहा था तो भी इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री को ही रखा जाता था अध्यक्ष के रूप में। तो इस समय वर्तमान समय में भी चूंकि भारत के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए इस नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी जी ही हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। उसके बाद इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत जी हैं। तो ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम के लिए और हमारे ज्ञान के लिए सभी दृष्टिकोण से ये जानना बहुत ज़रूरी था जो हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से हम पहले अध्यापन जो हमने किया और आज का जो हमने अध्यापन किया, इन दोनों अध्यापनों के द्वारा जो हमने आपसे परिचर्चा करी, हमने स्पष्ट रूप से जाना कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी और स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, व्यापार। कृषि की व्यवस्था क्या थी हम पहले आपको बता चुके हैं, उद्योग की व्यवस्था क्या थी वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं, व्यापार की व्यवस्था क्या थी वो भी हम पहले बता चुके हैं। तो इस प्रकार से इन संपूर्ण चीज़ों पर जो परिचर्चा हमने करी, जो हमने आपसे बातचीत की, हमने आपको बताया, ये पूरी भारत की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक लक्षण को परिलक्षित करता है जो हमारे आज़ादी के पहले गुलामी के समय थी और जो हम आज़ादी के बाद स्वतंत्रता के समय है। तो इन दोनों की जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब आपका काम बच्चे शुरू होता है। अब आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, बार बार हमारे बताए हुए वाक्यों को या जो परिचर्चा हम आपसे कर रहे हैं उसको समझेंगे, उसको लिखेंगे, उसको कंठस्थ भी करेंगे। यही आपका गृह कार्य होगा। आगे हम अगले अध्याय को लेकर फिर आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।